नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपके क्लास 7 के हिंदी व्याकरण से नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 6 है आपका। देखिए ये रहा आपका लेसन 6 है। शब्द रचना में देखिए आपका लेसन है उपसर्ग प्रीफिक्स। ठीक है, तो आज मैं लेके आई हूँ आपका लेसन 6, जिसको मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने वाली हूँ। चलिए हम देखेंगे आपका ये लेसन 6 का क्या दे रहा है, क्या बता रहा है। इसको हम प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखिए यद्यपि हर भाषा में शब्दों की संख्या सीमित होती है, फिर भी नए नए विचारों के लिए प्रतिदिन भाषा में नए शब्द निर्मित होते हैं। भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है जो तकनीकी शब्दावली आयोग। इस संस्था ने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित न जाने कितने शब्दों का निर्माण किया है और बराबर कर रही है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने के लिए यह प्रक्रिया शब्द रचना या शब्द निर्माण की क्या कहा जाती है। जैसे गुण शब्द में दूर उपसर्ग जोड़कर दुर्गुण शब्द बना सकते हैं। देखिए जो गुण शब्द है उसमें हमने दुर्गुण, ये दूर जो है ये आगे लग गया है। ये दूर उपसर्ग जो है, उपसर्ग पहले लगता है बच्चों। शब्द जो है कोई भी शब्द रहेगा जो मूल शब्द, उसके पहले जो ये उपसर्ग वाले शब्द जो है ये लगते हैं, तो ये बना सकते हैं, दुर्गुण बना सकते हैं। तो प्रत्यय जोड़कर गुणवान बना सकते हैं। अब देखिए इसमें वान प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये गुणवान बन जाएगा। और गुण दोष शब्दों में समास या मेल के गुण दोष शब्द भी बना सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शब्द रचना की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि 3 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। तीन प्रकार की होती है, ये सब हमने देख लिया अभी। अब उपसर्गों के द्वारा शब्द रचना हम देखेंगे, उपसर्ग प्लस शब्द। आइए आगे देखेंगे हम कि क्या होता है। देखिए ये पहला है उपसर्गों के द्वारा शब्द रचना। तो जैसे उदाहरण में देखिए दिया हुआ है, जैसे में यहाँ पे देखिए देखिए दिया हुआ है, जैसे प्र है आपका उपसर्ग है, प्र प्लस योग से प्रयोग बना। उसी तरह से ये आपका है अव उपसर्ग है और प्लस गुण, तो अवगुण बना। उपसर्ग आपको ध्यान देना है, हमेशा उपसर्ग जो है पहले जुड़ता है। ये जो शब्द है, शब्द मूल शब्द इसके पहले लगता है, आगे लगता है, तो जाके ये नया शब्द बनाता है। हमेशा उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा पहले लगते हैं, मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो इसीलिए प्र आगे है प्लस योग जो है वो पीछे है, और दोनों को मिला दिया तो नया शब्द जो हमारा बना है प्रयोग बना है। अव प्लस गुण से अवगुण बना है। दूसरा टॉपिक है दिया हुआ प्रत्ययों के द्वारा शब्द रचना। तो शब्द प्रत्यय आपका देखिए शब्द होगा प्लस प्रत्यय होगा। यहाँ देखिए पहले शब्द होगा उसके बाद प्रत्यय होगा। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, इसीलिए देखिए ये उदाहरण दिया हुआ है, जैसे गरीब। गरीब जो है आपका मूल शब्द है, प्लस ई जो है आपका प्रत्यय है। तो इसीलिए देखिए गरीबी, ई जो है पीछे लगा आपका,
पीछे, गरीबी में ई पीछे आ गया, तो इस तरह से आपका बनता है। लड़का में लड़कपन जुड़ा, पन प्रत्यय जुड़ा तो लड़कपन बना। उसी तरह से देखिए अब नया जो है ये आपका टॉपिक तीसरा नंबर में बता रहा है समास द्वारा शब्द रचना। एक हुआ उपसर्ग द्वारा शब्द रचना, दूसरा प्रत्यय द्वारा, अब तीसरा बता रहा है समास द्वारा शब्द रचना। तो शब्द प्लस शब्द, दो शब्दों को मिला करके आपका ये तीसरा शब्द बनेगा, उसको समास बोलेंगे। देखिए पुरुष है प्लस उत्तम है, ये दोनों ही शब्द है, तो ये दोनों शब्द मिला के एक तीसरा पुरुषोत्तम बन गया। उसी तरह से स्नान प्लस गृह से स्नानागृह बन गया। ये जो है आपके समास वाले होते हैं। समास वाले में शब्द शब्द होता है और प्रत्यय वाले में शब्द होता है। देखिए यहाँ शब्द है और प्लस प्रत्यय है, ऐसे होता है। अब उपसर्ग के द्वारा शब्द रचना हम देखेंगे, आपका ये आपका टॉपिक रहेगा उपसर्ग के द्वारा शब्द रचना। चलिए देखते हैं हम आगे जाके। देखिए ये रहा आपका उपसर्ग द्वारा शब्द रचना। तो देखिए उपसर्ग भाषा के वे छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश है जो, एक सेकंड, देखिए उपसर्ग भाषा के वे छोटे छोटे खंड या शब्द के अंश है जो शब्दों के आरंभ में लगाकर नए शब्द की रचना कर सकते हैं। इन शब्दांशों एवं उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु इन्हें हम शब्द नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र शब्दों की तरह नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें बता रहा है, नीचे देखना है हमको कि इसमें बता रहा है कि उपसर्ग क्या है, तो भाषा के छोटे छोटे खंड के अंश है और उसको किसी भी शब्द के पहले लगा करके बनाया जाता है, ऐसा इसमें बताया है। तो उपसर्ग द्वारा शब्द रचना को हम देखेंगे। तो उपसर्ग द्वारा शब्द रचना है बच्चों, आइए देखिए ये उदाहरण में हम देखेंगे। पहले है उपसर्ग, देखिए चार्ट में उपसर्ग है प्लस मूल शब्द है, नया शब्द है, उपसर्ग है, मूल शब्द है और नया शब्द है। ये आपके इस तरह का एक चार्ट तालिका बनाया हुआ है जिसमें आपको देखना है, आपके टेक्स्ट बुक में देखिएगा दिखेगा। तो बी पहले देखिए आप यहाँ पे उपसर्ग में हम देखेंगे, पहला है बी उपसर्ग है प्लस देश शब्द है, मूल शब्द है, तो इससे विदेश बना। तो बी उपसर्ग प्लस देश से विदेश बना। उसी तरह से उप उपसर्ग है प्लस वन है से उपवन बना। उसी तरह से गैर उपसर्ग प्लस हाजिर से गैर हाजिर बना। आइए देखते हैं आगे। आगे है आपका आ उपसर्ग है प्लस मरण से आमरण बना। कु उपसर्ग है प्लस पुत्र जो है आपका मूल शब्द है, तो कु उपसर्ग प्लस पुत्र से कुपुत्र बना। पर उपसर्ग प्लस दादा से परदादा बना। इस तरह के आपके हैं सब। आगे चलेंगे देखेंगे। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए ये ध्यान देना है आपको कुछ, कि उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश है। यहाँ दिया हुआ है आपका तालिका में, देखिए रेड तालिका जो है ध्यान रखने लिखा है ना, ध्यान रखिए। इसमें दिया हुआ है आपको कि उपसर्ग जो है वो शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के क्या है, छोटे छोटे अंश है। और दूसरा टॉपिक दिया हुआ है शब्दों की तरह उपसर्गों के भी अर्थ होते हैं, अर्थात ये सार्थक खंड है। उपसर्ग के क्या होते हैं, ये सार्थक है, सार्थक खंड है, टूटा हुआ सार्थक है। उपसर्ग के भी अर्थ होते हैं, ये बात आपको ध्यान देने हैं कि उपसर्ग जो है निरर्थक नहीं होता, वो उसका भी अर्थ होता है, ये सार्थक खंड है। उपसर्ग शब्दों की तरह अलग से स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं, ये भाषा के बद्ध रूप है। ये क्या है, अलग से ये नहीं प्रयुक्त होते हैं,
उपसर्ग शब्दों की तरह अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं प्रयुक्त। ये भाषा के बद्ध रूप है, इनको जोड़ा जाता है अलग शब्दों में तो एक नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आरंभ में लगाए कर नए शब्द बनते हैं, ये दिया हुआ है आपका। क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में नहीं है, इनको लगाया जाता है शब्द में तब नए शब्द बनते हैं। ऐसा है उपसर्ग का। उपसर्गों के भेद देखेंगे। देखिए आपका यहाँ उपसर्ग के भेद दिया हुआ है। स्रोत के आधार पर जिस प्रकार शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज तथा आगत या विदेशी आदि भेद किए जाते हैं, उसी प्रकार उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। जैसे आप अभी इसके आगे वाला जो चैप्टर पढ़े थे लेसन नंबर 5, उसमें दिया हुआ था, जिसे शब्द के भेद दिया हुआ था 4 प्रकार के, जो उसी तरह से इसमें भी है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उसी तरह से इसमें भी है, स्रोत के आधार पर दिया दिया गया है, जिसको हमको आगे देखते हुए जाना है। पहला है आपका है तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग। पहला देखिए स्रोत के आधार पर जो भेद दिया गया है उपसर्ग के, वो पहला भेद है आपका तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग। तो तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग जो है, हिंदी में अनेक उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से आने वाले इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। जो संस्कृत से हिंदी में उपसर्ग आए हैं जो, उनको हम तत्सम, क्योंकि संस्कृत में लिखे हुए शब्द को ही तत्सम कहते हैं, तो जो संस्कृत से उपसर्ग आए हैं उनको तत्सम उपसर्ग हम कहते हैं। जैसे में हम देखेंगे आगे चल के, जब आगे जाते हैं तो हम देखेंगे कि क्या है। तो आइए देखते हैं तत्सम वाले उपसर्ग। तत्सम वाले हमारे उपसर्ग यहाँ तालिका में दिया हुआ है, जिसको आपको ध्यान से देखनी है। देखिए दे, आइए देखिए आपका ये पहला उपसर्ग दिया हुआ है, जो कि अन उपसर्ग है। देखिए ये वाला अन प्लस ये जो है उपसर्ग है, और इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। जैसे उपसर्ग का बताया हुआ था कि उपसर्ग का ही सार्थक एक खंड होता है, तो जो अन है उसका भी अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। और उससे उपसर्ग बनने वाले जो बहुत सारे शब्द बनने वाले हैं, वो इस तरह के हैं। जैसे देखिए ये तत्सम से आया हुआ उपसर्ग है अन। तो अन जो है तत्सम से आया हुआ उपसर्ग है, और उससे उसका अर्थ होता है अभाव और निषेध। और उसका जैसे उदाहरण में इधर देखेंगे पीछे जाके, तो अनाज, अनपढ़, अनमोल, अनजान, ये सारे शब्द बने हैं अन उपसर्ग से। उसी तरह से है आपका कु उपसर्ग। तो कु उपसर्ग से भी कु उपसर्ग से भी आपका देखिए, कु का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है बुरा, कु का अर्थ होता है बुरा। और ये कु जो है उपसर्ग जो है आपका, ये तत्सम संस्कृत से आया हुआ है, तत्सम वाला उपसर्ग है। और कु का अर्थ होता है बुरा। और बुरा का जब हम लेके चलेंगे इधर, तो देखिए कुचाल, कु से बना है कुचाल, कुडंगा और कुचक्र, इस तरह से आपका बना है। इसी तरह से और भी आपके संस्कृत के जो उपसर्ग है दिए हुए हैं इसमें, तो हमको ध्यान देना है। चलिए अब आगे हम जाएंगे। जैसे आपका दिया हुआ है तीसरे नंबर पे ती दिया हुआ है, तो ती से अर्थ होता है तीन। और उसी तरह से दू दिया हुआ है, तो दू का होता है दो, और अध का होता है आधा। तो अन्न का अभाव होता है, कु का बुरा होता है, ती का तीन होता है, दू का दो होता है, अध का आधा होता है। और इससे जैसे अन्न से बनने वाले जो उपसर्ग है, वो उपसर्ग वाले शब्द है अनाज, अनपढ़, अनमोल। उसी तरह से कु से कु चाल और कुचक्र और कुडांग बनेगा। ती से आपका है तीन, तिगुना, तिपाही, तिपहिया, तिराहा आदि। दू से जो बनेगा दुगुना, दुबला, दुमंजिला, और इस तरह से दु भासिया।
अध से बनेगा अधजला, अधपका, अधमरा, अधकचरा, अधखिला, इस तरह के जो है आपके उपसर्ग वाले शब्द बनते हैं, जो कि ये संस्कृत से आया हुआ तत्सम वाले उपसर्ग है। और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे, देखिए, हाँ, तत्सम वाले हो गए। सॉरी, ये आपका कुछ आगे पीछे हो गया है पिक्चर, हम देखते हैं अभी, पीछे जाके बैक जाके देखते हैं, बैक जाना है मुझे। ये तद्भव वाले हैं उपसर्ग, तत्सम वाले कहाँ गए? हाँ, ये देखिए आपका ये तत्सम वाले थे, ये संस्कृत से आए हुए जो उपसर्ग थे। और अभी मेरे से मिस्टेक हो गया था, और इधर पीछे देखिए जो है ये आपका तद्भव वाले हैं, जो कि संस्कृत से हिंदी में बन गया है, और इनका जो है अर्थ होता है, तो ये तद्भव के हैं। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न जो संस्कृत से बना हुआ उपसर्ग है, जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, सिर्फ संस्कृत में नहीं है ये। वो पीछे वाला जो था तालिका में, वो संस्कृत वाला तत्सम वाला था, और ये तद्भव वाला उपसर्ग है। तो इसको आपको ध्यान देनी है और इसको देखना है, ठीक है। अन कु ती दु अध औ नी पर भर, ये जो है आपका ये तद्भव वाले उपसर्ग है। अन कु ती दु अध औ नी पर भर जो है आपका तद्भव वाला उपसर्ग है, इसको आपको ध्यान देनी है। और इधर आपको बैक लेके चलती हूँ, तो देखिए इधर जो है प्र परा परई प्र प्रति बी सम सु, जो ये जो है आपका, ये आपका तत्सम वाले उपसर्ग, ये संस्कृत के तत्सम वाले हैं। चलिए, अब हम आ गए आगत। आगत और विदेशी उपसर्ग वाले में हम आ गए हैं। तो आगत उपसर्ग जो है आए हुए हैं, जो उसको हम देखेंगे। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से, अरबी, फारसी, तुर्की आदि से हिंदी में आए हुए हैं, उनको हम देखेंगे। तो आगत वाले उपसर्ग जो है, जो हमारे हिंदी में आए हैं अलग भाषाओं से, उनको हम देखेंगे। तो पहला है जैसे उपसर्ग आपका बा है, बे है, बद है, खुश है, गैर है। ये जो उपसर्ग वाले शब्द है, बा, बे, बद, खुश, गैर, ये उपसर्ग है आपके। और बा का अर्थ होता है आपका साथ से, बे का अर्थ होता है बिना, बद का मतलब होता है बुरा, और खुश का अर्थ होता है अच्छा, गैर का मतलब भिन्न। इस तरह के जो है आपके अर्थ भी दिए हुए हैं तालिका में, आपको देखना है और समझना है बच्चों। ये जो है बा, बे, बद, खुश, गैर, जो ये इस तरह के जो उपसर्ग है, ये है हमारे विदेशी भाषाओं के हैं ये, जो कि, और इनसे बनने वाले जो शब्द है, बा से बनने वाला बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत, बासलीका, इस तरह के जो है ये शब्द जब आते तो वो उर्दू फारसी की तरह, तो वो जो है आपका वो आए हुए हैं, ये विदेशी हमारे उपसर्ग है, ठीक है। बे मतलब बिना, बेखबर, बेरहम, बेईमान, बेइज्जत, बेकाबू और बेगुनाह, इस तरह से शब्द बनते हैं इसके। और बद से है जो है बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदतमीज और बदबू, इस तरह के आपके ये भी है, आगत है उपसर्ग। और खुश जो है, खुश उपसर्ग भी क्या है, ये भी क्या है, आगत ही है। तो उसी तरह से इसका अर्थ होता है अच्छा, और खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू और खुशलाह, इस तरह का खुशहाल, इस तरह का जो है आपका शब्द बनते हैं उपसर्ग लगा करके, खुश उपसर्ग लगा के शब्द बनते हैं। गैर जो है इसका अर्थ होता है भिन्न, गैर उपसर्ग है, भिन्न उसका अर्थ है। और उससे शब्द जो बने हैं, गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर कानूनी और गैर जिम्मेदार। हमेशा आपको बस इस बात का ध्यान देना है, उपसर्ग में या फिर तद्भव के हो, तत्सम के हो, या फिर जो है विदेशी हो, या फिर कोई भी हो, आगत उपसर्ग हो, तो वो हमेशा, उपसर्ग हमेशा शब्द के, कोई भी मूल शब्द हो उससे पहले जुड़ता है। इस बात को आपको खास करके ध्यान देनी है कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है, प्रत्यय हमारा मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। तो इस तरह से पहले उपसर्ग आएगा प्लस शब्द आएगा।
तो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है छोटी छोटी बातों को, तो मिस्टेक्स नहीं होगा। और ये जो आगत जो वाले उपसर्ग है उसको देख के थोड़ा मतलब समझ में आ जाता है, इसे ही कि ये आगत वाले हैं, जैसे बा बे बद खुश गैर, इस तरह का जो शब्द आते हैं जो वो आगत वाले ही होते हैं। अब आगे हम जाएंगे, आगे देखेंगे आपका नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज पे है हमारा दिया हुआ है, उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश जो है आपको देखना है। उपसर्ग की तरह है लेकिन देखिए कुछ शब्द या शब्दांश संस्कृत में समास रचना में प्रयोग में आते हैं, हिंदी में आकर ये उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे ये संस्कृत में तो समास की तरह होते हैं पर हिंदी में उपसर्ग की तरह। जैसे देखिए अ उपसर्ग है तो अनिषेध है, तो इसका शब्द जैसे बना है अपराजित, अभाव, अज्ञान, अनाथ, अधर्म, अचल, अहिंसा, असुंदर, इस तरह के अ कु और सु ये जो है आपके संस्कृत के समास रचना में प्रयोग में आते हैं और हिंदी में उपसर्ग में। तो हिंदी उपसर्ग में देखिए अ कु और सु आते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं। तो कु का अर्थ होता है बुरा, तो कुदृष्टि, कुपुत्र और कुपात्र, कुकर्म जैसे शब्द बने हैं कु उपसर्ग से। और सु उपसर्ग से बना है, सु का अर्थ होता है अच्छा, और सु उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है हमारे सुलभ है, सुयोग है, सुपुत्र है, सुपात्र है, इस तरह का जो है शब्द बने हैं सु उपसर्ग से। आगे चलेंगे तो देखेंगे हम कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे थोड़े और भी है इसके उदाहरण जो कि संस्कृत से आए हुए हैं हमारे हिंदी में। अब देखिए अंतर है या फिर अंतः है, तो इसका अर्थ होता है अंदर, ठीक है। अंतर या अंतः का अर्थ होता है अंदर, और उस तरह के जो उपसर्ग बनेंगे अंतर से या अंतः से, तो अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतःकरण और अंतःपुर, इस तरह से। और दूसरा नंबर पे दिया हुआ है सत, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चलिए देखते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया अंतर वाला। अब दूसरा नंबर पे देखिए आपका दिया हुआ है सत, तो सत से होता है, सत का अर्थ होता है अच्छा, तो सत्पुरुष, सत्कर्म और सद्गीत, सदाचार, ये जो है आपका सत उपसर्ग से बना है, जो कि सत उपसर्ग संस्कृत से आया हुआ है। बहिर का अर्थ होता है, बहिर या बहिष का अर्थ होता है बाहर, तो बहिर्मुखी, बहिष्कार, इस तरह के जो शब्द बनते हैं वो बहिर उपसर्ग से। स्व का होता है अपना, तो स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य, इस तरह के शब्द बनेंगे स्व उपसर्ग से। पुनर् उपसर्ग जो है पुनर् या पुनः, इसका अर्थ होता है फिर, तो पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुक्ति, इस तरह से। पुनर्जन्म, पुनरागमन, दोबारा आना, दोबारा जन्म लेना, पुनरुक्ति, दोबारा कहना किसी बात को। उसी तरह से चीर जो है, चीर का अर्थ होता है बहुत देर, तो बहुत देर के लिए हम उपसर्ग जो बनाएंगे चीर शब्द से, चीर उपसर्ग से, तो चिरकाल, चिरंजीवी, चिरस्थाई और चिरायु जैसे उपसर्ग इससे बनता है। और आपका सम उपसर्ग है जो सम से समान होता है, सम का अर्थ होता है समान, तो समकालीन, समकोण और समभाव, इस तरह के आपके शब्द बनेंगे सम उपसर्ग से। और सह उपसर्ग, सह होता है जो आपका साथ होता है, सह का मतलब होता है साथ, तो साथ उपसर्ग से आपका बना है, सह से बना है सहपाठी, सहमति और सहयोग जैसे शब्द बनेंगे सह उपसर्ग से।
इस तरह के कुछ आपके उपसर्ग दिए हुए हैं। तो इस तरह से मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे उपसर्ग का पहले तो बताया है कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग जो है किसी मूल शब्द के पहले जो भी है एक छोटा सा खंड वाला सार्थक एक शब्द सा होता है, जो उपसर्ग होता है, जो हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ता है और एक नया शब्द बनाते हैं। तो उपसर्ग रहेगा प्लस मूल शब्द और बाद में जो बनेगा वो नए शब्द का निर्माण करेगा। इस तरह से आपके उपसर्ग होते हैं। और जिसमें बताया गया है कि कुछ जैसे है आपके तद्भव के उपसर्ग होते हैं, कुछ तत्सम के होते हैं, कुछ विदेशी आगत होते हैं उपसर्ग, इस तरह के आपके। और कुछ संस्कृत के जो है समासिक, जो संस्कृत में समास में यूज होते हैं, वो यहाँ पे आकर के हिंदी में उपसर्ग के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे आपका उपसर्ग का ये छोटा सा ही लेसन है, लेकिन बहुत ही अच्छा और सुंदर लेसन है जो आपको पढ़ना समझना है और करना है। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस उपसर्ग को समझ लेंगे, कर लेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। तो हम इसको देखेंगे कि हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा है, पहला देखिए टॉपिक दिया है, शब्दों के वे अर्थवान खंड या अंश जो शब्दों के प्रारंभ में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ये आपकी उपसर्ग की परिभाषा हो गई। तो शब्दों के वे अर्थवान मतलब वो अर्थ हो देता है, छोटा है, खंड में टूटा हुआ है, लेकिन जो है वो अर्थ देता है, सार्थक है। अंश मतलब छोटा टुकड़ा जो शब्दों के प्रारंभ में लगाकर, मतलब किसी भी मूल शब्द के पहले लगा करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसा इसमें बता रहा है, आपका परिभाषा है ये। और दूसरा वाला टॉपिक आपको हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ होता है। हाँ, ये तो हम पढ़े अभी कि उपसर्गों का क्या होता है, एक निश्चित अर्थ होता है, वो सार्थक ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक होता है, उपसर्ग का अर्थ होता है। इसी तरह से उपसर्गों का प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। इसमें बता रहा है कि जिस तरह से हम कोई भी शब्द का स्वतंत्र रूप से हम लिख सकते हैं, उसी तरह से उपसर्ग हम स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते। उपसर्ग को हम किसी स्वतंत्र शब्द में जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, तो वो हमारा उपसर्ग जो है स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रूप से हम उसको नहीं लिख सकते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी न किसी शब्द से जुड़कर ही आते हैं। हाँ, किसी न किसी शब्द के जुड़ा हुआ ही आते हैं, आगे लगे रहते हैं किसी न किसी शब्द में। हिंदी में उपसर्गों के प्रमुख भेद है, जैसे तद्धम सॉरी तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग। हिंदी में इस तरह के उपसर्ग है जो अभी मैं आगे चैप्टर में मैं बताई हूँ। तत्सम उपसर्ग और तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग, ये हम अभी लेसन में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो है आपका आ जाएगा बैक एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का, तो उसको जिसको आपको फिल करना रहेगा। तो आइए देखते हैं आपके बैक एक्सरसाइज में क्या बता रहा है, इसको हमको देखना है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो अभी आप लोग पढ़े, अभी देखिए यहाँ पे मैं बैक लेके जाके दिखा देती हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं, ये रहा, हमने सीखा में ही पहला जो पॉइंट है वही उपसर्ग का परिभाषा है। शब्दों के वे अर्थवान खंड या अंश जो शब्दों के प्रारंभ में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहते हैं। ये जो है आपका परिभाषा हो गया, जो कि आपका प्रश्न नंबर पहले में ही पूछ रहा है। अब देखिए उपसर्ग तथा शब्द में क्या अंतर है, उदाहरण दे करके आपको बताना है कि शब्द और उपसर्ग में क्या अंतर है। तो ये भी हमने सीखा कि पहले वाले में ही जाएंगे। और देखिए इसमें दूसरा नहीं, देखिए यहाँ पे है उपसर्गों का निश्चित अर्थ होता है। और ये देखिए उपसर्गों का प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। अर्थात यहाँ पे आपका अंतर स्पष्ट हो गया कि शब्द जो है स्वतंत्र होते हैं और उपसर्ग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता है, उसको किसी न किसी शब्द में जोड़ते हैं। चलिए
ये जो है आपका हो गया, अंतर स्पष्ट हो गया। इस तरह का आपका है दूसरा वाला, ये आपका अंतर है। अब तीसरा हम देखेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सही कथन और गलत कथन वाला जो है आपका, तो आपको करना है। देखिए पहला है शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं, ऐसा इसमें बोल रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। हमको देखना होगा कि कहाँ पे लगता है उपसर्ग। कहाँ चला जाता है? आजा, आ गया। इसको बहुत तेज भागने की आदत है ना, तेज भागने लगता है। कंप्यूटर तो हमारे बस की बात नहीं है ना। चलिए, अब शब्द के अंत में आने वाले शब्दों के उपसर्ग, ये गलत हो गया है। शब्द के अंत में नहीं आता है उपसर्ग, हमेशा शब्द से पहले आता है, तो ये रॉन्ग है आपका। दूसरा हमारा टॉपिक है उपसर्गों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र शब्दों की तरह किया जा सकता है, नहीं स्वतंत्र शब्दों की तरह, ये भी आपका क्रॉस हो गया। तीसरा नंबर, शब्दों की तरह उपसर्ग की भाषा भी अर्थवान इकाई है, ये बात सही है। शब्दों की तरह जो है अर्थवान, संस्कृत से आया उपसर्ग तत्सम कहलाते, ये भी सही है। तद्भव उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग कहे जाते हैं, ये भी सही है। आप तद्भव जो है हिंदी के ही है, तत्सम संस्कृत का है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तत्सम जब भी कही आए वो संस्कृत का है, तद्भव मतलब हिंदी का है, ये बात तो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर अलग कीजिए। तो इसमें उपसर्ग को आपको अलग करना है। तो उपसर्ग है आपका, पहला उपसर्ग है उत्थान, तो आपको इसमें से उपसर्ग हटाना है, छांटना है। तो इसमें देखिए आगे आपको दिख रहा है यहाँ उत, और दूसरा आपका है प्रगति। तो प्रगति में देखिए प्र दिख रहा है, पहले प्र आया है फिर गति आया है। अनादर में देखिए अन उपसर्ग आया है प्लस आदर आया है। इसी तरह से अवगुण में देखिए अ उपसर्ग और गुण आया है। संगीत आया है, संगीत में सम आया है। निकम्मा में आया नी आया है। अभिनय में देखिए अभी आया है, दुबला में दू आया है। आगे जाएंगे। आगे इसी तरह से ये सारे हैं आपके। देखिए बेईमान में ये क्या है, अभी देखते हैं। हाँ उसी में का है, कहाँ तक हुआ था ये, 7 तक, 8 नंबर से आगे जाएंगे। तो इस तरह से बेईमान में बे आया है, इसने यहाँ पे किसी बच्चे ने नहीं लिख दिया है, जो मेरे पास पुरानी टेक्स्ट बुक पड़ी है उससे मैं ली हूँ, फ़ोटो क्लिक करी हूँ, तो इसके लिए पीडीएफ बनाई। तो देखिए बे है, और उसी तरह से हम राही में देखिए हम है, चीरकाल में चीर है, उपवास में उप है, प्रधान में प्र है, बदतमीज में बद है। इसी तरह से कमजोर में कम है, दुस्साहस में दुस है, निश्चय में निस है, अभिलाषा में अभी है, भरपूर में भर उपसर्ग है, अनपढ़ में अन उपसर्ग है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में दिए गए उपसर्गों में से उचित उपसर्ग छांटना है और निम्नलिखित शब्दों के नए रचना करना है, उससे नए शब्द बनाना है। उपसर्ग जो मूल शब्द दिया हुआ है उसमें हमको उपसर्ग जोड़ना है और नया शब्द बनाना है, जिसको हम इधर देखेंगे, इधर क्लियर दिखेगा। और जैसे मूल शब्द है आपका, देखिए यहाँ पे मंत्री है, तो मंत्री पहला दिया हुआ है शब्द, और मंत्री दिया हुआ है, तो मंत्री का में हम अगर जो यहाँ से आपका देखिए, यहाँ जो है आपका ये आपके उपसर्ग दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स में, तो आपको इन शब्दों में लगा करके आपको बना देना है। तो इस तरह से आप मंत्री का उपमंत्री, उसी तरह से आत्मा का अंतरात्मा बन गया, उसी तरह से गति का प्रगति, सार का संसार, वारिस का
लावारिस, भार का प्रभार, पूत का सुपूत, जन्म का पुनर्जन्म, मान का सम्मान, देश का विदेश, लायक का। इस तरह से आपका कर लेना है। अब आगे देखेंगे। कुछ नेटवर्क इशू आ गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, तत्सम तद्भव विदेशी उपसर्ग वाले शब्दों को छांट करके लिखना है, जो कि अब हम इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। आज के लिए बस इतना ही, और टाइम भी अब काफ़ी हो चुका है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और ये लेसन आपका उपसर्ग वाला आज समाप्त हो रहा है, क्योंकि छोटा ही लेसन था, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। और आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं और किस किस तरह के उपसर्ग होते हैं, तो और किस तरह से उसका शब्द के साथ कैसे उसको प्रयोग में लाया जाता है। यही आज का आपका था लेसन नंबर 6, जो कि समाप्त हुआ। अब कल मैं इसके आगे जो भी मतलब वीडियो पड़ेगी उसमें मैं प्रत्यय कर लूँगी। और चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।